नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज अपने एक महान राजनीतिक दार्शनिक की चर्चा करेंगे, जिसकी आमतौर के ऊपर हम बहुत कम चर्चाएं सुनते हैं या एज ए थिंकर उसको हम बहुत कम पढ़ते हैं। बहुत कम स्टेट पीएससीज ऐसी हैं जो मोंटेस्क्यू के ऊपर एक पूरे विचारक के रूप में मोंटेस्क्यू को लेती होंगी। आपको अन्य सारे थिंकर्स मिल जाएंगे, लेकिन मोंटेस्क्यू बहुत कम मिलता है। एज ए थिंकर बहुत कम ये पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो ऐसी एक महान फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक मोंटेस्क्यू की आज चर्चा करेंगे, जो 1689 में पैदा हुए। और 1755 में इनकी डेथ हो गई। मोंटेस्क्यू के लिए हम ये कहते हैं कि लोक है, मोंटेस्क्यू है, ये सब जो एनलाइटमेंट एरा आया, ये प्रबोधन काल के पुरोधा विचारक हैं। तो जिस प्रबोधन काल के बारे में हम पढ़ते हैं, जब ज्ञानोदय हुआ, या प्रबोधन काल कह दीजिए या ज्ञानोदय कह दीजिए, तो मोंटेस्क्यू है जो फ्रांसीसी हैं और लोक जो कि ब्रिटिश हैं। इन राजनीतिक दार्शनिकों के लिए हम ये कहते हैं कि ये ज्ञानोदय या प्रबोधन काल के महान दार्शनिक है। ज्ञानोदय का तात्पर्य है एनलाइटमेंट एरा, मीन्स यह पुनर्जागरण हो गया है, धर्म सुधार हो गया है। अब मानव महत्वपूर्ण हो गया है, व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है, उदारवाद आ रहा है, व्यक्ति की महत्ता आ गई है, और हर काम में अब व्यक्ति है वो केंद्र हो गया है, मानव केंद्र में आ गया है। अब धर्म है चाहे राज्य है, वो ऐसे साधन हैं जो व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए है। तो लोक ने भी ऐसा ही कहा, ऐसा ही फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने कहा। तो ये जो प्रबोधन काल आया, जो मानववाद लेके आया अपने साथ, व्यक्तिवाद लेके आया, उदारवाद लेके आया, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार लेके आया, उसी ज्ञानोदय के एक अग्रणी विचारक है मोंटेस्क्यू, जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया, व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर बल दिया, और निरंकुश राजतंत्रों का और धार्मिक रूढ़ियों का, कैथोलिकवाद का और चर्चवाद का और पोपवाद का विरोध किया। ऐसे ही तर्कों, ऐसे ही विचारों की वजह से जो ये काल है, शुरुआती आधुनिक काल, उसको हम प्रबोधन काल या ज्ञानोदय कहते हैं, एनलाइटमेंट एरा कहते हैं। तो मोंटेस्क्यू का संबंध इसी से है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। मोंटेस्क्यू के जीवन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ले कि मोंटेस्क्यू फ्रांस में पैदा हुए और एक कुलीन परिवार के थे। इनके जो पूर्वज थे, इनके पिता भी थे, वो अच्छे सरकारी उच्च पदों के ऊपर थे। राजशाही में इनके परिवार का एक बड़ा नाम था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी फ्रांस के अंदर। लेकिन छोटी उम्र में ही मोंटेस्क्यू की मां की डेथ हो गई। फिर इनको इनके चाचा ने पाला। थोड़े टाइम बाद चाचा की भी मृत्यु हो गई। लेकिन चूंकि कुलीन परिवार से संबंधित थे, राजतंत्र से निकट से जुड़े हुए थे, इसलिए थोड़ा पढ़ने के बाद वही कुलीन आनुवंशिकता के हिसाब से इनको अच्छा पद मिल गया। लेकिन मोंटेस्क्यू किसी और मिट्टी के बने हुए थे। वो चाहते तो अपना पूरा जीवन सत्ता के साथ, भोग के साथ, समृद्धि के साथ बिता सकते थे, लेकिन मोंटेस्क्यू ने इस रास्ते को छोड़ दिया। लगभग 10 से 1 साल फ्रांस के अंदर, जहां ये रहने वाले थे बोर्डो, वहां एक न्यायिक पद पे रहने के बाद जो कुलीनों को ही मिलता है, इन्होंने अपना पद बेच दिया। फ्रांस में एक व्यवस्था है कि कोई भी कुलीन अपने पद को बेच सकता है, पहले व्यवस्था थी नौकरशाही के अंदर। और इन्होंने अपने आप को अध्ययन, अध्यापन, व्यक्ति क्या है, सुख क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इस बदलते युग के अकॉर्डिंग अपने आप को अध्ययन और अध्यापन को समर्पित कर दिया। मोंटेस्क्यू ने जो कुछ सीखा वो अनुभव से सीखा। और मोंटेस्क्यू ने अपने जीवन के जो शुरुआती साल थे अध्ययन से जुड़े हुए, वो इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन में घूमते हुए बिताए।
और वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो ब्रिटेन की यात्राओं से हुए। ब्रिटेन में उन्होंने जो संवैधानिक राजतंत्र देखा, जो सीमित सरकार देखी, जनता के जो अधिकार देखे, स्वायत्ता देखी, उससे मोंटेस्क्यू बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि फ्रांस में इन सब चीजों का अभाव था और फ्रांस में एक निरंकुश राजतंत्र था। ब्रिटेन के इन्हीं विचारों से प्रभावित हुए मोंटेस्क्यू, और उन्होंने फिर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और आज हम इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की वजह से, जो उनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर है, जो 1748 में आई थी, आज हम मोंटेस्क्यू को जानते हैं। इसी वजह से ये राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों में पढ़े जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। पॉलिटिकल थॉट में इनका बड़ा नाम है। तो अगर मोंटेस्क्यू की सीधी चर्चा करें तो ये एनलाइटमेंट एरा से संबंधित है। ब्रिटेन की यात्रा के बाद इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ये स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानवीय अच्छाई मानते हैं। इसकी रक्षा सिर्फ पावर सेपरेशन से ही हो सकती है। ऐसी कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए जिनके लिए हम मोंटेस्क्यू को जानते हैं। अब अगली चर्चा है वो मोंटेस्क्यू के जीवन वर्त को समझते हुए और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनकी करते हैं। मोंटेस्क्यू ने जो प्रथम पुस्तक लिखी वो था पर्शियन लेटर। तो अब मोंटेस्क्यू की बुक्स की चर्चा करते हैं। पर्शियन लेटर, और ये जो पर्शियन लेटर था 1721 में आया, लेकिन इन्होंने इसे अपने नाम से नहीं छपाया। ये वहां नीदरलैंड गए, यानी इसको हॉलैंड बोलते हैं, और वहां से ये कृति छपवाई गई। ये इन्होंने अपने नाम से इसलिए नहीं छपवाई क्योंकि राजशाही का डर था। विचारों और व्यक्ति के ऊपर धार्मिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगे हुए थे। तो मोंटेस्क्यू ने सोचा कहीं जीवन को खतरा पैदा नहीं हो जाए, इसलिए इस पर्शियन लेटर को नीदरलैंड से बिना नाम के छपवाया गया। इस पुस्तक के अंदर दो फ्रांसीसी व्यक्ति हैं जो आपस में चर्चा करते हैं, और इस चर्चा के दौरान वो फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक दुर्दशा की चर्चा करते हैं। कि समाज कितना रूढ़िवादी है, गरीबी कितनी फैली हुई है, राजनीति के अंदर जो राजनीतिक निरंकुशता है, जो टायरेनी है, वो कितनी भयानक है, और पोप और धर्म की जो सत्ता है, जो चर्च की सत्ता है, कैथोलिकवाद की जो सत्ता है, लोग उसमें कैसे जकड़े हुए हैं और कैसे धर्म के नाम पे लोगों का शोषण होता है, उनकी आस्थाओं का शोषण होता है। यही सारी चर्चाएं इस पर्शियन लेटर में की गई। बाद में जब ये पर्शियन लेटर लोगों के सामने आया तो ये इनकी कृति अत्यंत प्रसिद्ध हो गई अतिशीघ्र, और धीरे धीरे नाम चलने लगा कि आखिर लिखी किसने। तो लोगों ने ढूंढ लिया ये मोंटेस्क्यू ने लिखी है, और उसी दिन से मोंटेस्क्यू का नाम हो गया। इसके बाद उन्होंने 1734 में एक कृति और लिखी। उस कृति का नाम था कि रिफ्लेक्शन ऑन द ग्रेटनेस एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन। ये 1734 में आई कि ये जो रोमन्स थे, इनकी जो ग्रेटनेस थी वो बाद में डिक्लाइन क्यों हो गई। क्योंकि जब तक रोमन रिपब्लिकन थे, वहां के लोगों को अधिकार स्वतंत्रता है, तब तक तो वो ग्रेट थे। जैसे जैसे वहां डिक्टेटरशिप बढ़ी, सीजर जैसे लोग आए, उसके बाद उसका पतन हो गया। तो गणतंत्र व्यवस्थाएं होती है, गणतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, वो ग्रेटनेस लेके आती है, स्वतंत्रताएं लेके आती है, लोगों की भागीदारी लेके आती है, सहभागिता लेके आती है। लेकिन ये बाद में तानाशाही की वजह से, डिक्टेटरशिप की वजह से डिक्लाइन हो गई। इसमें इसका वर्णन था। फिर इनकी मैग्नम ऑप्स आई। मैग्नम ऑप्स का तात्पर्य वो महान कृति
जिसने मोंटेस्क्यू को अमर कर दिया वो थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये कानून के ऊपर लिखी गई, कानून की आत्मा। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये 1748 में आई थी, 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब ये जो स्पिरिट ऑफ लॉज आई, इसमें इन्होंने कानून क्या है, सकारात्मक कानून क्या होते हैं, इनकी नींव रखी। और इसी में इन्होंने अपना प्रसिद्ध उदाहरण दिया शक्ति स्वतंत्रता का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, पावर सेपरेशन थ्योरी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इस पुस्तक में इन्होंने ब्रिटेन को आधार बनाया और राजनीति के अलावा इसमें धर्म है, अर्थव्यवस्था है, कानून है, सामाजिक परंपरा है, सबका वर्णन किया है। लेकिन मूलतः ये राजनीति पे लिखी हुई है। हालांकि धर्म और कानूनों का भी चर्चा कर रहे हैं, इसका भी इसके अंदर वर्णन था। लेकिन इस पुस्तक का जो आधार था वो ब्रिटेन था, क्योंकि ब्रिटेन में उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता को देखा। तो उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता का जो मूल कारण है वो ब्रिटेन में अलग अलग जो शासन के अंग हैं वो अलग अलग काम करते हैं। राजा निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उसकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को संसद के द्वारा नियंत्रित किया गया है। कैबिनेट भी नियंत्रित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार शक्तियों का राजा, कैबिनेट और संसद के मध्य जो विभाजन है, उस विभाजन की वजह से ब्रिटेन के लोग स्वतंत्र हैं, अधिकार संपन्न हैं। तो ये थी स्पिरिट ऑफ लॉज। मैक्सी ने कहा कि ये सबसे पठनीय पुस्तक है, लेकिन सबसे जोरदार बात कही है वो डनिंग ने। डनिंग ने ये कहा कि ये इतनी विस्तृत पुस्तक है कि ये केवल राजनीति के ऊपर नहीं, भाई ये इतनी विस्तृत है कि आप इसे ये मत कहिए कि ये राजनीति के ऊपर है, बल्कि इतनी है विस्तृत कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की पुस्तक बन गई है ये विस्तृत होने की वजह से। यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र को, चाहे वो धर्म हो, कानून हो, राजनीति हो, चाहे सेना हो, उसने सबको अपने अंदर समेट लिया है, सामाजिक परंपराएं हो। इसी वजह से डनिंग ने कहा कि सोशियोलॉजी पे लिखी गई पुस्तक है, इतनी विस्तृत हो गई है ये। जब स्पिरिट लॉज सामने आई, राजा के अधिकारों के ऊपर, धर्म के ऊपर जब चोट पहुंची, तो इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया, काफी सारे प्रतिबंध लगाए गए। तत्पश्चात डनिंग ने एक और किताब लिखी, इन डिफेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज। ये इनकी एक और करती है जो इसके बचाव में लिखी गई है कि ये सही क्यों है, इसको सही साबित करने के लिए इन डिफेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये 1750 में आई थी। ये इनकी अंतिम कृति है। उसके बाद इनके मोतियाबिंद हुआ, ये अंधे हो गए। बाद में ये लिखते तो नहीं थे, लेकिन बोल बोल के लिखवाते जरूर थे। यानी अंतिम समय तक इन्होंने अध्ययन और अध्यापन से नाता नहीं तोड़ा। तो ऐसे ही महान विचारक मोंटेस्क्यू की 4 पुस्तक है, पर्शियन लेटर, रोमन्स की ग्रेटनेस और उनका खत्म होना, डिक्लाइन, द स्पिरिट ऑफ लॉज जो इनकी सबसे महान कृति है, इन डिफेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज जो इसके बचाव में लिखी गई। ये किसमें क्या है मैंने ये भी बता दिया है। अपने मेनली शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ते हैं, ब्रिटेन की चर्चा करते हैं, ये वहां से कहां से प्रेरित होकर लिखा, और सकारात्मक कानूनों वगैरह की चर्चा करते हैं। तो ये सब स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर है। अगली चर्चा ये करते हैं कि मॉन्टेस्क्यू की अध्ययन पद्धति कैसी है। तो अब मॉन्टेस्क्यू की अध्ययन पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। इनका स्टडी मेथड क्या है, आखिर ये अपने निष्कर्षों के ऊपर पहुंचने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं।
स्टडी मेथड्स, अध्ययन पद्धतियां। जैसे हम कहते हैं प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो दार्शनिक थी, लेकिन अरस्तु की पद्धति थी वो आगमनात्मक थी, वैज्ञानिक थी। अब अपन मोंटेस्क्यू की करते हैं कि इन्होंने अपना अध्ययन करते वक्त किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। तो बाई चांस ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन पद्धति मोंटेस्क्यू की नहीं है। मोंटेस्क्यू की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक है। मोंटेस्क्यू की अध्ययन पद्धति अनुभविक है, एम्पेरिकल है। इनकी जो अध्ययन पद्धति है वो तुलनात्मक है। इनकी जो अध्ययन पद्धति है वो आगमनात्मक है, इंडक्टिव है। सबसे पहले देखें कि इनकी अध्ययन पद्धति हिस्टोरिकल कैसे है। इन्होंने कानून का अध्ययन करते वक्त, शासन तंत्र का वर्गीकरण करते वक्त, सरकारों का वर्गीकरण करते वक्त इन्होंने इतिहास का सहारा लिया, क्योंकि हो सकता है कुछ सरकारें पुरानी हो तो उनका भी अध्ययन करना है तो इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा। और कोई भी संस्था है वो एकदम से तैयार नहीं होती। राजतंत्र का जो स्वरूप उभरता है वो कोई साल, 2 साल या 5 साल में नहीं उभरता, बल्कि जो संस्थाएं होती है उनका कर्मिक विकास होता है। और अगर किसी भी चीज का आप कर्मिक विकास देखना चाहते हो तो उसका ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन करना ही पड़ेगा। जैसे हम भारत का जो संविधान पढ़ते हैं तो उससे पहले पिट्स इंडिया एक्ट है, 1909 का भारत शासन अधिनियम है, 1903 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, 1813 और 33 के जो चार्टर है वो क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो अपनी संस्थाएं बनाई है, संसदीय व्यवस्था का निर्माण किया है, प्रधानमंत्री का पद सृजित किया है, नाम मात्र के शासनाध्यक्ष का पद सृजित किया है, ये हुआ क्यों है? क्योंकि इन सब की नींव वो इतिहास में छुपी होती है। तो इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। इन्होंने कोई आदर्श राज्य का वर्णन नहीं किया, आइडियल स्टेट क्या है, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि एक अच्छे राज्य का निर्माण हो कैसे सकता है। इसके लिए उन्होंने खूब सारी यात्राएं की, विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया कि इटली में क्या हालात है, जर्मनी में क्या है, ब्रिटेन में क्या है और फ्रांस में क्या है, और फिर बताया कि ब्रिटेन सबसे अच्छा क्यों है। इसका तात्पर्य है कि पहले आप विशिष्ट की ओर गए हैं और फिर वहां से सामान्य का निर्माण किया है। तो ये विशिष्ट से जो सामान्य की ओर चलते हैं, पहले अलग अलग देशों का अध्ययन किया, फिर कुछ निष्कर्ष निकाले, तो तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं, इसलिए हम इनकी पद्धति को आगमनात्मक कहते हैं। विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं की, कानूनों की, विभिन्न कालों की तुलना है, इसलिए तुलनात्मक है। क्योंकि इन्होंने सब कल्पना से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सब कुछ देखा, समझा, सुना, उसी को प्रकट किया, इसलिए इनकी पद्धति अनुभविक, एम्पेरिकल भी है। और इसी अनुभविक, तुलनात्मक और आगमनात्मक की वजह से हम कहते हैं कि इनकी पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि इन सब का प्रयोग जो होता है वो विज्ञान में होता है। इनकी वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि इनका प्रयोग किया अनुभविक, तुलनात्मक और आगमनात्मक का, इसलिए ये इन्हें कहा जाता है कि ये 18वीं सदी के अरस्तु थे, क्योंकि अरस्तु ने भी इन्हीं अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया था। हम मध्यकाल का अरस्तु कहते हैं, वो थॉमस एक्विनास को बोलते हैं मध्यकाल का अरस्तु। थॉमस एक्विनास। और 18वीं शताब्दी का अरस्तु अपन कहते हैं वो मोंटेस्क्यू को कहते हैं। तो ये तो दोस्तों बुक्स हो गई, इनकी अध्ययन की पद्धतियां होगी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति का वर्गीकरण करेंगे।
मोंटेस्क्यू ने तत्कालिक समय में जो पद्धति प्रचलित थी, वो दो पद्धतियां प्रचलित, दो पद्धतियां प्रचलित थी, ऐसा कर लेते हैं। उस टाइम एक तो थी, वो थी राज्य की डिवाइन थ्योरी, देवीय उत्पत्ति, जो मध्यकाल से चली आ रही थी कि राज्य देवी देवताओं ने उत्पन्न किया है, यह थी राज्य की देवीय उत्पत्ति। दूसरी सामाजिक समझौतावादियों, होब्स और लोक, रूसो की पद्धतियां थी, वो थी सामाजिक अनुबंध पद्धति। कि ये देवी देवताओं ने नहीं पैदा किया राज्य को, बल्कि राज्य जो पैदा हुआ वो लोगों के आपसी समझौते से, आपसी आवश्यकताओं की वजह से पैदा हुआ। मोंटेस्क्यू ने दोनों को नकार दिया। मोंटेस्क्यू ने देवी उत्पत्ति भी नकार दी और मोंटेस्क्यू ने ये भी नकार दिया। और उसके बाद मोंटेस्क्यू ने जिस पद्धति को कहा, वो कहा कि ये सावयवी पद्धति है, यानी इन्होंने राज्य को उत्पत्ति के लिए ऑर्गेनिक मेथड को माना कि राज्य स्वाभाविक है, ये स्वतः ही पैदा होता है। ये पैदा कैसे होता है? तो इन्होंने कहा कि एक प्राकृतिक अवस्था थी, यानी सहारा तो वही है, उन्हीं तर्कों का है, लेकिन ये तर्क बदल जाते हैं कि प्राकृतिक अवस्था थी, लेकिन प्राकृतिक अवस्था वैसी नहीं थी जैसी लोक कह के गया था। लोग कह के था प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, अच्छी थी, भली थी, आपसी सहयोग की थी। मोंटेस्क्यू का यह कहना है कि ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, मोंटेस्क्यू ने कहा ये डर की, भीरूपन की और झगड़े की अवस्था थी। इस डर और भीरूपन और विशेष करके प्रकृति का डर, प्राकृतिक शक्तियों का डर, तूफान का डर, आंधी का डर, रोगों का डर, दैवीय प्रकोपों का डर, ये बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे हुआ क्या कि व्यक्ति में ये जो भीरूपन था ये कम होने लगा, ये डर कम होने लगा, क्योंकि उसके पास विज्ञान आ गया, क्योंकि उसके पास तर्क आ गया। जो तर्क और विज्ञान की वजह से उसका डर कम हुआ, तो उस डर के बाद फिर इसकी जो इच्छा पैदा हुई, वो इच्छा थी किसी के ऊपर डोमिनेंस करने की या संप्रभु होने की, या किसी भी कमजोर को दबाने की। तो विज्ञान और तर्क की वजह से डर कम हुआ तो व्यक्ति थोड़ा शक्तिशाली हुआ। जब शक्तिशाली हुआ तो उसमें डोमिनेंस की प्रवृत्ति आई, दूसरों के ऊपर प्रभुत्व स्थापना की प्रवृत्ति आई। इस प्रभुत्व स्थापना की वजह से कुछ व्यक्ति जो शक्तिशाली थे वो राजा बन गए, शासक बन गए, और जो कमजोर थे वो शासित बन गए। इस प्रकार शक्तिशाली के द्वारा कमजोरों के ऊपर जो प्रभुत्व स्थापना की प्रवृत्ति पैदा हुई, उसकी वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य स्वाभाविक है, मनुष्य में प्रभुत्व स्थापना की इच्छा स्वाभाविक है, ये स्वतः आती है, और इसी प्रभुत्व स्थापना की वजह से समाज दो भागों में बढ़ जाता है, शक्तिशाली और कमजोर। और यही जैसे शक्तिशाली और कमजोर में बढ़ता है समाज, ये शासक बन जाते हैं, ये शासित बन जाते हैं, और राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऑर्गेनिक मेथड है, प्राकृतिक अवस्था तो है लेकिन लोक जैसी नहीं है। उसके बाद सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक इच्छाएं हैं प्रभुत्व स्थापना वाली, तो थोड़ी बहुत होब्स से प्रभावित है। विज्ञान और तर्क की वजह से आदमी का डर कम होता है, उसके बाद ये आता है, और फिर शासन की उत्पत्ति होती है। तो ये था कि राज्य का उदय हुआ कैसे। बस इसी प्रभुत्व स्थापना की मनोवैज्ञानिक इच्छा की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई। अब हम जो चर्चा करेंगे वो ये तो हो गया शासन, कि सरकार ऐसे बनती है, राज्य ऐसे बनता है, शासन की उत्पत्ति और शासक की उत्पत्ति ऐसे होती है। अब हम इस शासन का वर्गीकरण करेंगे। जो स्पिरिट ऑफ लॉज है उसमें शासन का वर्गीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारा जो अगली चर्चा का विषय है वो है शासन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, कि शासन कितने प्रकार का होता है। प्लेटो की द स्टेट्समैन से लेके अरस्तु की पॉलिटी तक
और वहां से मैकियावली से लेके मोंटेस्क्यू तक हमें शासन का वर्गीकरण जरूर मिलता है। मोंटेस्क्यू ने यह कहा शासन 3 प्रकार का होता है। एक होता है गणतंत्र, जिसका मुख्य जो गुण होता है वो होते हैं सद्गुण, वर्च्यू बोलते हैं इनको। कि गणतंत्र का जो मुख्य सद्गुण, मुख्य गुण होता है वो सद्गुण होता है। वहां के लोग सद्गुणी होते हैं, वहां गणतंत्र होता है, भले लोग होते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं, सक्रिय लोग होते हैं, कॉमन गुड के बारे में सोचने वाले, सबकी भलाई चाहने वाले लोग होते हैं, वहां गणतंत्र होता है। दूसरा है राजतंत्र। राजतंत्र में जो गुण पाया जाता है वो सम्मान का पाया जाता है, ऑनर या गरिमा। यहां एक गरिमापूर्ण वर्ग या सम्मान के जो इच्छुक लोग हैं वो राजा बनते हैं। तो यहां वर्च्यू होता है नागरिकों में, यहां सम्मान और गरिमा, एक राजा के प्रति लोगों का सम्मान और गरिमा होती है, वो राजतंत्र होता है। और तीसरी जो व्यवस्था होती है वो निरंकुश तंत्र होता है। और निरंकुश तंत्र में जो मुख्य विशेषता होती है वो तो है भय। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने शासन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है। तो उन्होंने शासन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, गणतंत्र, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र। इन तीनों के आप गुण क्या है? तो गणतंत्र की पहचान है सद्गुण, कि वहां के लोगों में सद्गुण होते हैं। राजतंत्र की पहचान है ऑनर, सम्मान और गरिमा। और निरंकुश तंत्र की पहचान है भय, कि यहां से लोगों को डरा के, पीट के उनके ऊपर शासन किया जाता है। यहां राजा के प्रति स्वाभाविक सम्मान और गरिमा होती है, और यहां सद्गुण होते हैं लोगों के। तो ये था। अब ये जो गणतंत्र है ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। गणतंत्र लोकतंत्र हो सकता है जैसे भारत में है, और गणतंत्र कुलीन तंत्र भी हो सकता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब जनता की भागीदारी ज्यादा हो गणतंत्र में तो हम इसको लोकतंत्र कह लेंगे। और जब जनता सिर्फ कुलीनों के चुनाव तक सीमित हो जाए और कुलीन ही शासन तंत्र का संचालन करे, कुछ कुलीन मिलकर, और सबके हित में करे, कॉमन गुड में करे, तो हम कहते हैं वो गणतंत्र है। तो उन्होंने गणतंत्र को भी लोकतंत्र और कुलीन तंत्र 2 भागों में बांटा। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि मोंटेस्क्यू महोदय आप ये बताइए कि आपकी नजर में जो सबसे आइडियल व्यवस्था है वो कौन सी है, तो उन्होंने जो अपना आइडियल शासन कहा, सबसे अच्छा शासन कहा, सरकार का जो सबसे आइडियल रूप कहा, वो राजतंत्र को कहा। क्योंकि यहां सम्मान है, गरिमा है, एक व्यक्ति का शासन करना आसान है, लेकिन इस शासन की शक्तियां थोड़ी सी नियंत्रित हो जानी चाहिए। और इस आइडियल शासन के अंदर उन्होंने राजतंत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया। बस इतना ही है कि राजतंत्र तो हो, लेकिन वो सीमित राजतंत्र हो, जैसा कि ब्रिटेन के अंदर है, जहां राजा की शक्तियों को नियंत्रित कर दिया गया है संसद के द्वारा और उसकी कैबिनेट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये सम्मान और गरिमा पे आधारित राजतंत्र, जो सीमित राजतंत्र हो, उसको उन्हें आइडियल माना है। और सबसे घटिया है वो निरंकुश तंत्र है, जहां जनता को प्रताड़ित किया जाता है, उनके अधिकार स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है, वो सबसे घटिया है। अब आ गया किसी भी देश में कैसा शासन हो, तब इनकी एक और थियोरी है। इस थ्योरी का तात्पर्य यह है कि किस देश में कैसा हो, तब इनका कहना है कि यह सापेक्षता पर निर्भर करता है। सापेक्षता का तात्पर्य है कि हरेक देश की संस्कृति, हरेक देश के लोगों के विचार, प्रवृत्तियां सब अलग अलग होती है। तो संस्कृति है, विचार है, प्रवृत्तियां हैं, अलग है। तो जिस देश के लोगों के जैसे संस्कृतियां, विचार, प्रवृत्तियां हो, माहौल हो जिस देश का, वहां का शासन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उन्होंने हालांकि उन्होंने राजतंत्र को श्रेष्ठ माना है, फिर भी प्रत्येक देश के लिए उन्होंने कहा कि वहां का माहौल, समाज, संस्कृति, लोगों का चरित्र, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ये था उनका शासन का वर्गीकरण।
जो उन्होंने 3 भागों में बांटा है, गणतंत्र, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र। गणतंत्र में सद्गुण है, राजतंत्र में सम्मान और गरिमा है, निरंकुश तंत्र में भय है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। राजतंत्र को उन्होंने, सीमित राजतंत्र को आइडियल माना है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इन्होंने कानून यानी विधि का वर्णन किया। कि विधि क्या है। यह भी इनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि विधि है क्या, कानून क्या है। तो मोंटेस्क्यू के अब हम जो विचार करेंगे वो कानून या लॉज संबंधी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, कानून संबंधी विचार करेंगे। मोंटेस्क्यू की एक छोटी सी परिभाषा है कि जो कानून होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने पूर्व में चले आ रहे 3 सिद्धांतों की अवहेलना की। पहले जो इनका कानून संबंधी विचार है वो प्लेटो और अरस्तु से नहीं मिलता। प्लेटो और अरस्तु का कहना है कि जो कानून होते हैं वो विवेक के परिणाम होते हैं, ये अंतरात्मा से निकलते हैं, ये विवेक, बुद्धि और हृदय से निकलते हैं, हमारे मन से निकलते हैं, वो होते हैं कानून। दार्शनिक राजा अपने अंतर्मन से, अपने विवेक और बुद्धि से जो कानून बनाएगा, प्लेटो के अकॉर्डिंग वो महान कानून होंगे। चलो प्लेटो ने कहा कानून विवेक से पैदा होते हैं। फिर आ गए मध्यकाल। मध्यकाल में जिन कानूनों की चर्चा थी वो थी देवीय कानून। जो धार्मिक पुस्तकों में वर्णित कर दिए गए हैं वही कानून सर्वोच्च और महान है, वो है देवीय कानून, धर्म के कानून। फिर आ गया आधुनिक काल। और आधुनिक काल में होब्स जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये उच्चतर शक्ति के आदेश हैं। यानी राजा के आदेश ही, राज्य के आदेश ही कानून है। इसका तात्पर्य है कि राजा निरंकुश है, वो कोई भी आदेश दे सकता है, जैसा कि होब्स कह रहा है, क्योंकि होब्स निरंकुश तंत्र का समर्थक है। तो मोंटेस्क्यू ने क्या किया, इन तीनों को नकार दिया। प्लेटो को नकार दिया, मध्यकाल के देवीय कानूनों की, आधुनिक काल में राज्य के, राजा के निरंकुश कानूनों को भी नकार दिया। इनका यह कहना था कि जो भी कानून होते हैं वो कार्य कारण सिद्धांत से पैदा होते हैं। कार्य और कारण, कि हर कोई कार्य है, कानून है, उसके पीछे कोई न कोई कारण है। तो इन्होंने फिर एक छोटी सी परिभाषा दी कि ये न तो उच्चतर शक्ति का है, न ये है, बल्कि ये निर्भर करते हैं, वो सापेक्षता के ऊपर निर्भर करते हैं कि किस टाइम, किस काल में, किस संस्कृति में, किस देश में कौन से कानून होंगे। ये वहां के माहौल पे, वहां की संस्कृति के ऊपर, आवश्यकताओं के ऊपर, राजतंत्रों के ऊपर, शासन व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कानून कोई निश्चित नहीं है कि विवेक से पैदा हुआ, देवीय हो या राजा के आदेश हो। किसी भी देश की राज व्यवस्था कैसी है, वो गणतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक है, या वो धर्मतंत्री है, तो वैसे ही कानून होंगे। तो निर्भर करता है। दूसरा, लोगों की प्रवृत्ति कैसी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, धार्मिक रूढ़ियों से ग्रसित है, तार्किक है, तर्क बुद्धि वाले हैं, गरीब है, अमीर है, इनसे कानून, इनके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये है कानून कार्य कारणों पर निर्भर करते हैं, कानून सापेक्षता पर निर्भर करते हैं। निरपेक्ष कानून नहीं होते, कानून बदलावकारी होते हैं और आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो एक निश्चित सत्ता नहीं है जो इनका निर्माण करे, कानून निश्चित प्रकार के नहीं होते। तो फिर कानून है क्या? इनकी छोटी सी परिभाषा है कि कानून वस्तुओं की प्रकृति
यानी उस देश की प्रकृति क्या है, वहां का माहौल कैसा है, और स्वरूप से उत्पन्न होने वाले आवश्यक संबंध हैं। एक छोटी सी परिभाषा कर लेते हैं कि कानून है क्या। तो इनका कहना है कि कानून वस्तुओं की प्रकृति व उनका वस्तुओं का स्वरूप क्या है, वहां की संस्कृति का स्वरूप क्या है, राजतंत्र राजव्यवस्था का स्वरूप क्या है, शासन किस प्रकार का है, या स्वरूप से उत्पन्न होने वाले आवश्यक संबंध है। तो दोस्तों एक ही आप परिभाषा याद कर लेना, ये पूछी जा सकती है। ये थी मॉन्टेस्क्यू की परिभाषा। तो ये कानून संबंधी विचार हो गए। उन्होंने विवेक देवीय कानून, विवेकीय कानून, राज्य के कानून, उच्चतर शक्ति, निरंकुश कानूनों को त्याग दिया, कार्य कारण सिद्धांत की खोज की, कानूनों को सापेक्ष माना और ये कहा कि उस देश की प्रकृति या स्वरूप कैसा है, लोगों उसी से आवश्यक जो संबंध विकसित होते हैं वही कानून है। अमीर और गरीब के संबंध है, राजा और शासक के संबंध है, वो सब उस देश के माहौल के अकॉर्डिंग होंगे। फिर मोंटेस्क्यू ने कानून दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने कानूनों को दो भागों में बांट दिया, वो और कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कानून दो प्रकार के हैं। एक होते हैं नेचुरल कानून, प्राकृतिक कानून, और एक होते हैं पॉजिटिव कानून या मानवीय कानून। ये मानव निर्मित होते हैं, ये प्रकृति निर्मित होते हैं। ये जो मानवीय कानून होते हैं ये सार्वभौमिक होते हैं। जैसे ये कि कोई किसी को नहीं मारेगा, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का हक है, प्रत्येक व्यक्ति ने जो कमाया है उसके ऊपर उसका हक है, किसी को भी बगैर उसकी सुनवाई के दंड नहीं किया जाएगा। ये प्राकृतिक कानून है, सार्वभौमिक होते हैं, और ये कानून प्रत्येक चीज पे लागू होते हैं। ये कानून पृथ्वी पे भी लागू होते हैं, ये कानून चंद्रमा पे भी लागू होते हैं, खगोल की प्रत्येक इकाई के ऊपर, ये पेड़ पौधों पे भी लागू होते हैं। ये प्राकृतिक कानून है, ये मनुष्य पे भी लागू होते हैं। दूसरे हैं मानवीय कानून, इनको पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। ये मानव के आपसी संबंधों को नियंत्रित करते हैं, वो पॉजिटिव लॉ होते हैं, मानवीय कानून। इनको राज्य निर्मित कानून भी बोलते हैं, इनको सकारात्मक कानून भी बोलते हैं, इनको विधिक कानून भी बोलते हैं। पॉजिटिव लॉ यानी विधिक कानून या राज्य निर्मित कानून। आमतौर पे हम इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको मानवीय कानून कहते हैं। लेकिन आप इसको इंग्लिश में याद रखना, इनको पॉजिटिव लॉज बोलते हैं। तो उन्होंने कानूनों को दो भागों में बांटा, नेचुरल और पॉजिटिव। अब इन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिव कानून है, जो मानव निर्मित होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने मानव निर्मित कानूनों को तीन प्रकार का माना। ये कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मानव निर्मित कानून है वो तीन प्रकार के हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये राष्ट्रों के संबंध में होते हैं। ये विभिन्न राष्ट्रों के संबंधों को नियंत्रित करते हैं। युद्ध के कानून, शांति के कानून, आपसी व्यवहार, व्यापार के कानून, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं जो राष्ट्रों के ऊपर लागू होते हैं, और ये सभी देशों के लिए एक जैसे होते हैं। दूसरे होते हैं, वो होते हैं राज्य के कानून या राजनीतिक कानून। ये शासक बनाता है, राजा बनाता है, और शासित पे लागू होते हैं।
तो ये शासक और शासित के मध्य जो संबंध होते हैं, उनसे जो कानून पैदा होते हैं, राजनीतिक कानून राज्य निर्मित कानून होते हैं। तीसरे हैं नागरिक कानून। ये नागरिकों के मध्य संबंधों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को दास नहीं बनाएगा, तो जो दास प्रथा है वो निंदनीय है, और मोंटेस्क्यू ने दास प्रथा की घोर आलोचना की है। तो मोंटेस्क्यू दास प्रथा का विरोधी था। एक क्वेश्चन ये तैयार हो सकता है, उन्होंने कानूनों को दो भागों में बांटा, प्राकृतिक कानून और नेचुरल कानून और पॉजिटिव कानून। पॉजिटिव कानून वो है जो राज्य निर्मित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी तीन प्रकार के हैं। इंटरनेशनल लॉ जो राज्य के संबंध है, राज्य के कानून या राजनीतिक कानून जो शासक और शासित के संबंधों को मद्देनजर रखे बनाए जाते हैं। इसमें राजा आदेश देता है, प्रजा को मानना होता है। और तीसरे हैं नागरिक कानून जो दास प्रथा को नियंत्रित करते हैं, नागरिकों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करते हैं। उनको नागरिक कानून नाम दिया गया है। तो ये हमने कानून संबंधी विचार देखे कि कानून कार्य कारण संबंधों से पैदा होते हैं। ये कानून सापेक्ष होते हैं, काल के अकॉर्डिंग, समय, परिस्थिति, माहौल, संस्कृति के अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं। जो नेचुरल कानून होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, सब पे लागू होते हैं। मानवीय कानून मानवों पे लागू होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक और नागरिक होते हैं। अब हम मोंटेस्क्यू का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत करेंगे दोस्तों, वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो एक बार मैं वाणी को विराम दूंगा। लगभग 40-45 मिनट की एक क्लास हो गई है जिसमें हमने मोंटेस्क्यू की पुस्तकें देखी, पर्शियन लेटर देखी, रोमनों का उत्थान और पतन देखा, द स्पिरिट ऑफ लॉज की चर्चा की जिसमें शक्तियों का पृथक्करण है, और हमने इन डिफेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज देखी जो उसके 2 साल बाद आई, लॉज जो प्रथम पुस्तक की समर्थन के अंदर। हमने इनकी अध्ययन पद्धतियां देखी, ऐतिहासिक है, एम्पेरिकल अनुभविक है, वैज्ञानिक प्रकार की है, तुलनात्मक है, विभिन्न देशों के कानूनों की व्यवस्थाओं की तुलना है, यथार्थवादी है। फिर हमने राज्य की उत्पत्ति देखी, इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है और सावयवी थ्योरी दी है। फिर हमने लास्ट में चर्चा की कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, यानी सरकारें कितने प्रकार की होती है और किस सरकार में गुण क्या होता है। तो गणतंत्र, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र। गणतंत्र में गुण होता है, आप बताओ, सद्गुण, वर्च्यू। राजतंत्र में सम्मान या गरिमा, ऑनर, और निरंकुश तंत्र भय से संचालित होता है। ये था। उसके बाद उन्होंने जो चर्चा की वो चर्चा की कि कानून कैसे बनते हैं। तो हमने कानून की चर्चा की। कानून कार्य कारण संबंधों से बनते हैं, कानून सापेक्ष होते हैं, परिस्थिति काल के अकॉर्डिंग बनते हैं। ये न तो कोई राजा के आदेश हैं केवल मात्र, न कोई विवेक से बनते हैं, न कोई देवीय कानून है। इन्होंने फिर कानूनों को 2 भागों में बांट दिया, प्राकृतिक और माननीय पॉजिटिव लॉ। फिर पॉजिटिव लॉ को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीतिक कानून और नागरिक कानूनों में बांट दिया। ये राजा और प्रजा के हैं, ये प्रजा के आपसी संबंध हैं, और ये विभिन्न देशों के संबंध है, विभिन्न राजाओं के, राजा और प्रजा के, और प्रजा के आपसी संबंध है। इस प्रकार बांट दिया। अब चर्चा रह गई कि इनका जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो क्या है। इनका जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो स्वतंत्रता और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपस में जुड़ा हुआ है। तो कल हम नेक्स्ट क्लास में इसकी और चर्चा कर लेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।